नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय जैतारण की तरफ से संचालित आज की ई क्लास में आपका स्वागत है। पिछली ई क्लास में हमने 1919 के अधिनियम से संबंधित उन परिस्थितियों का वर्णन किया था जिनके कारण ब्रिटिश सरकार को यह अधिनियम अथवा संवैधानिक सुधार पारित करने के लिए विवश होना पड़ा था। आज की इस ई क्लास में हम भारत सरकार अधिनियम 1919 अथवा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 से संबंधित इसकी प्रमुख विशेषताओं व प्रावधानों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले कि हम इसकी विशेषताओं का अध्ययन करें, आपको भारत में जो ब्रिटिश शासन का रूप था उसके बारे में जानना आवश्यक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि भारत में जो ब्रिटिश शासन का रूप था उसे दो भागों में बांटा जा सकता था, एक गृह शासन और दूसरा था भारत में स्थित शासन। जो गृह शासन था उसके कुल 5 भाग थे, जिसके मुख्य अंग थे सम्राट, मंत्रिमंडल, संसद, भारत सचिव तथा भारत परिषद अथवा इंडिया काउंसिल। इसमें हम दो के बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे, एक गृह सचिव और उसके द्वारा उसके अधीन नियंत्रण में चलने वाली मंत्री परिषद। दूसरी तरफ भारत में जो शासन संचालित होता था उसके दो प्रमुख केंद्र थे, केंद्रीय शासन और प्रांतीय शासन। केंद्रीय शासन का मुखिया गवर्नर जनरल होता था, जबकि प्रांतों में गवर्नर अथवा लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे। इन पर गवर्नर जनरल का नियंत्रण रहता था। अब हम देखेंगे कि इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने किस प्रकार से गृह शासन तथा भारत में स्थित शासन में परिवर्तन किए, क्या क्या नवीन प्रावधान किए। पहले गृह शासन से संबंधित प्रावधान, और जिसमें पहला नाम आता है भारत सचिव का, जो कि भारत से संबंधित प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। भारत के शासन से संबंधित मामलों के लिए भारत सचिव ही ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। इस अधिनियम से पहले भारत सचिव का वेतन भारतीय कोष से दिया जाता था, किंतु अब उसका वेतन इंग्लैंड के राजकोष से दिया जाने लगा। इसके अलावा पहले की तुलना में भारत सचिव की शक्तियों में भी कुछ कमी की गई, जैसे केंद्र और प्रांतों के रक्षित विषयों पर भारत सचिव का नियंत्रण कुछ कम कर दिया गया। इस अधिनियम से पूर्व जो भी विधेयक केंद्रीय या प्रांतीय विधानसभा में प्रस्तुत किए जाते थे उनमें भारत सचिव की पूर्व अनुमति आवश्यक थी, किंतु अब इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि कुछ विशेष मामलों से संबंधित विधेयकों, जैसे विदेश के मामले, सीमा शुल्क, सैनिक मामले आदि को छोड़कर भारत सचिव की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा प्रांतीय प्रशासन संबंधित कुछ मामलों में भी भारत सचिव की शक्तियों में कमी की गई। दूसरा आता है भारत परिषद। जैसे कि मैंने बताया कि भारत सचिव को प्रशासनिक कार्यों में सलाह व सहायता करने के लिए इंडिया काउंसिल अथवा भारत परिषद का गठन किया गया था। 1919 के अधिनियम से पूर्व भारत परिषद का सारा खर्च भारत के राजस्व से वसूल किया जाता था, किंतु अब इस परिषद के अधिकारी व कर्मचारियों के समस्त व्यय इंग्लैंड के खजाने से देने की व्यवस्था की गई। अब इसकी सदस्य संख्या में परिवर्तन किया गया। भारत परिषद में 8 से लेके 12 सदस्य हो सकते थे, अर्थात 8 सदस्य अधिकतम और 12 सदस्य न्यूनतम। इनमें 3 भारतीयों का होना भी आवश्यक था। भारत परिषद का कार्यकाल 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया, जबकि उसका वेतन बढ़ाकर 1000 पाउंड से 1200 पाउंड वार्षिक कर दिया गया। तीसरी प्रमुख जो व्यवस्था इसमें की गई नवीन, वो थी हाई कमिश्नर की नियुक्ति। पहली बार इस अधिनियम द्वारा
एक हाई कमिश्नर के पद का सृजन किया गया। इसकी नियुक्ति भारत सरकार के परामर्श पर सम्राट द्वारा की जाती थी। इसका कार्यकाल साधारणतः 6 वर्ष होता था तथा इसको भारतीय कोष से ही वेतन दिया जाता था। इसका प्रमुख कार्य लंदन में भारत सरकार की आवश्यकताओं से संबंधित समस्त वस्तुओं की खरीदारी करना तथा इंग्लैंड में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों की सुविधाओं व आवश्यकताओं पर ध्यान देना। छात्र याद रखेंगे, कई बार पूछा जाता है कि किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वप्रथम हाई कमिश्नर के पद का सृजन किया गया। तो यह अधिनियम था 1919 और वो लंदन में रहकर कार्य करता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि गृह सरकार से संबंधित अथवा गृह प्रशासन से संबंधित कुछ नवीन प्रावधान इस अधिनियम में किए गए। 3 के बारे में आप याद रखेंगे, भारत सचिव, भारत परिषद तथा नवीन सृजित पद हाई कमिश्नर। अब हम देखते हैं केंद्रीय प्रशासन के बारे में। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया। जितने भी प्रशासनिक विषय थे उनको 2 सूचियों में बांट दिया गया, केंद्रीय सूची तथा प्रांतीय सूची। केंद्रीय सूची में 47 सब्जेक्ट्स थे, जिसमें मुख्य थे सुरक्षा, विदेश और राजनीतिक संबंध, सार्वजनिक ऋण आदि। दूसरी तरफ प्रांतीय सूची में 50 विषय थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, चिकित्सा आदि। लेकिन इस सूची में कोई भी विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं था। जिन विषयों की गणना केंद्रीय अथवा प्रांतीय सूची में नहीं की गई थी, उन विषयों को केंद्रीय सूची के अधीन रखा जाता था तथा यह विवाद होने पर कि अमुक विषय केंद्रीय सूची का है अथवा प्रांतीय सूची का है, गवर्नर जनरल का निर्णय अंतिम माना जाता था। छात्र इनकी संख्या याद रख सकते हैं और एक ही याद रख सकते हैं कि इसमें समवर्ती सूची का प्रावधान नहीं था। फिर केंद्रीय प्रशासन को संचालित कैसे किया जाता था, तो जैसे कि मैंने बताया, इसमें हम 2 के बारे में अध्ययन करेंगे, केंद्रीय कार्यपालिका अर्थात गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी, और दूसरा व्यवस्थापिका। जहाँ तक केंद्रीय प्रशासन में कार्यपालिका का संबंध है, सारी शक्तियाँ गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी में निहित थी। गवर्नर जनरल की नियुक्ति इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर इंग्लैंड के सम्राट द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती थी। भारत की शांति और व्यवस्था के लिए वह भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी था तथा भारत सचिव ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। छात्र याद रखेंगे कि वह भारत में ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधि भी था और तब उसे वॉइसराय कहा जाता था। गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारिणी परिषद का प्रधान होता था तथा उसकी सिफारिश पर ही भारत सचिव कार्यकारिणी के सदस्यों की नियुक्ति करता था। जहाँ तक गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में सदस्यों का संबंध है, इसमें 6+1 अर्थात 6 सदस्य व 1 प्रधानमंत्री सहित 7 सदस्य कुल होते थे। 6 सदस्यों में से 3 भारतीय सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी, जिन्हें विधि, शिक्षा, श्रम आदि विभाग सौंपे गए। केंद्रीय व्यवस्थापिका में ऐसा कोई भी प्रस्ताव जिसका संबंध सेना अथवा देशी राजाओं से हो, वो गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था। केंद्रीय कार्यकारिणी में जो सर्वोच्च स्थिति थी वो गवर्नर जनरल को प्राप्त थी। इसके अलावा गवर्नर जनरल को एक महत्वपूर्ण अधिकार प्रमाणित यानी सर्टिफिकेशन करने का अधिकार भी था। इस अधिकार के अंतर्गत यदि गवर्नर जनरल यह प्रमाणित कर दे कि केंद्रीय विधानमंडल में प्रस्तुत कोई विधेयक ब्रिटिश भारत या उसके भाग की सुरक्षा, शांति व हितों के लिए आवश्यक है, तो वह उस विधेयक को ऐसा प्रमाणित करके विधानमंडल से पारित करा सकता था। इसे
गवर्नर जनरल का प्रमाणित करने का अधिकार कहा जाता है और उसने इस अधिकार का प्रयोग 4 बार किया था। असाधारण परिस्थितियों में वह 6 माह के लिए अध्यादेश भी जारी कर सकता था। इसके अलावा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में जो विधि सदस्य था उसकी योग्यता में कुछ परिवर्तन किया गया। अब केवल उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता था जो भारत के उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक वकील या एडवोकेट रहा हो। केंद्रीय कार्यपालिका के पश्चात हम केंद्रीय व्यवस्थापिका के बारे में देखते हैं। ये इसमें महत्वपूर्ण कई प्रश्न पूछे जाते हैं। याद रखेंगे कि पहली बार केंद्र में 2 सदनों वाली व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। वस्तुतः केंद्रीय व्यवस्थापिका के 3 अंग थे: गवर्नर जनरल, काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली। इनके जो सदस्य होते थे उन्हें माननीय की उपाधि दी गई थी। अब हम इन दोनों सदनों के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातें क्या क्या थी। जहाँ तक काउंसिल ऑफ स्टेट अथवा राज्यसभा का प्रश्न है, इसकी अधिकतम संख्या 60 निर्धारित की गई थी, जिसमें से 33 सदस्य निर्वाचित होते थे तथा 27 सदस्य मनोनीत होते थे। इस सभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता था, जो हम बाद में देखेंगे एक स्थायी सदन के रूप में हो गई थी। जहाँ तक इस सदन के सदस्यों के चुनाव का प्रश्न है, तो उसके लिए प्रत्यक्ष मत प्रणाली प्रचलित थी। इसके लिए मतदाताओं की आयु 21 वर्ष निश्चित की गई थी, किंतु मत देने का अधिकार यानी मताधिकार काउंसिल ऑफ स्टेट तथा लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा दोनों के लिए अलग अलग योग्यताएं निर्धारित की गई थी तथा काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए जो मताधिकार था वह सीमित तथा ऊंची संपत्ति की योग्यता पर आधारित था। इस अधिनियम के अनुसार मत देने का अधिकार केवल उन व्यक्तियों के पास था जो 12 रुपए से लेकर 2000 रुपए की आमदनी पर आयकर देते थे अथवा कम से कम 750 रुपए की वार्षिक मालगुजारी देते थे। जहाँ तक द्वितीय सदन का प्रश्न है, जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता था, उसमें कुल 145 सदस्य थे, जिसमें 104 सदस्य निर्वाचित होते थे। इनमें जो मत देने की योग्यता जो अधिकार था वो राज्यसभा की तुलना में कम था। यहाँ पर कम से कम 2000 रुपए की वार्षिक आमदनी पर आयकर देने वाला या 15 रुपए म्यूनिसिपल कर देने वाला अथवा कम से कम 150 रुपए वार्षिक किराए के मकान में रहने वाले व्यक्ति को मत देने का अधिकार था। मताधिकार की योग्यता अलग अलग प्रांतों की परिस्थितियों पर निर्भर करती थी तथा उसमें बहुत अंतर पाया जाता था। विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता था। जैसे राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का था, इसका कार्यकाल 3 वर्ष का था तथा गवर्नर जनरल इन दोनों सदनों को कार्यकाल से पूर्व भी समाप्त कर भंग कर सकता था। फिर आता व्यवस्थापिका यानी केंद्रीय व्यवस्थापिका के इसके विधानमंडल के काम क्या होते थे। हम प्रमुख रूप से 2 कामों के ओर देखेंगे। एक है कानून निर्माण से संबंधित और दूसरा है वित्तीय मामले। कानून निर्माण के अंतर्गत विधानमंडल केंद्रीय सूची में उल्लेखित ब्रिटिश भारत की जनता के लिए कानून बना सकता था। कुछ विधेयकों को विधानसभा मंडल में प्रस्तुत करने से पूर्व गवर्नर जनरल की अनुमति लेनी आवश्यक थी। गवर्नर जनरल की स्वीकृति से विधानमंडल प्रांतों के लिए भी कानून बना सकती थी, किंतु ध्यान रहे कि यह विधानमंडल यानी केंद्रीय विधानमंडल 1919 के अधिनियम में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती थी और न ही ऐसा कोई कानून बना सकती थी जो ब्रिटिश संसद के किसी कानून के विरुद्ध हो। अर्थात एक प्रकार से 2 केंद्रीय विधानमंडल की कानून निर्माण शक्ति के ऊपर प्रतिबंध लगे हुए थे।
केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की जो शक्ति थी वो पूर्व के विधेयकों की तुलना में उसमें वृद्धि की गई। अब केंद्रीय विधानमंडल के सदस्य केंद्रीय सरकार से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे और उसकी आलोचना कर सकते थे। यदि किसी विधेयक पर केंद्रीय विधानमंडल के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता था, तब गवर्नर जनरल को यह अधिकार था कि वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाकर बहुमत से निर्णय करा सके। इसके अलावा गवर्नर जनरल किसी भी विधेयक पर विचार विमर्श को रोक सकता था, किसी भी विधेयक को पास किया हुआ घोषित कर सकता था अथवा किसी भी पास किए हुए विधेयक को अस्वीकृत कर सकता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतिम जो शक्ति थी, सबसे ज़्यादा शक्ति थी, वो गवर्नर जनरल के पास थी तथा विधानमंडलों की स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी। जहाँ तक वित्तीय मामलों का संबंध है, इसमें आय के स्रोतों को दो भागों में बांटा गया, केंद्रीय तथा प्रांतीय स्रोत। केंद्रीय आय के स्रोतों में आयकर, सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क, रेल व डाक तार, अफीम से प्राप्त होने वाली आय शामिल थी। वहीं प्रांतों के लिए मालगुजारी यानी भूमि कर, सिंचाई कर, आबकारी आदि मदें निर्धारित की गई। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण तथ्य आता है बजट। सर्वप्रथम बजट को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता था तथा उसके बाद उसे राज्यसभा में भेजा जाता था। वित्तीय मामलों में राज्यसभा की जो शक्तियां थी वो केंद्रीय राज्य परिषद की तुलना में अधिक थी, क्योंकि वित्त विधेयक पारित कराने के लिए राज्य परिषद के मत की आवश्यकता नहीं होती थी। बजट के अधिकांश भाग पर अर्थात 85% भाग पर विधानसभा बहस तो कर सकती थी किंतु मतदान नहीं कर सकती थी। केवल 15% भाग के बारे में विधानसभा किसी खर्च के लिए मना कर सकती थी अथवा कटौती कर सकती थी, किंतु ये किसी रकम को बढ़ा नहीं सकती थी। अब हम जैसे हम पहले भी चर्चा की है कि केंद्र और प्रांत के मताधिकार के बारे में, यहाँ पर उससे संबंधित कुछ तथ्य छात्र याद रख सकते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान नहीं किया गया था, किंतु बाद में लगभग सभी प्रांतों में यह निर्योग्यता हटा ली गई थी। इसके अलावा कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें मताधिकार प्रदान नहीं किया गया था, जैसे अवयस्क व्यक्ति, विकृत मस्तिष्क वाले व्यक्ति और अब्रिटिश जनता। फिर जो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति 1909 के अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी, उसको भी संवैधानिक ढांचे का अभिन्न अंग बना दिया गया तथा उसका विस्तार भी किया गया। जैसे सिखों को पंजाब में, 3 प्रांतों को छोड़कर यूरोपियनों को सभी प्रांतों में, एंग्लो इंडियनों को 2 प्रांतों में तथा भारतीय ईसाइयों को 1 प्रांत में पृथक चुनाव मंडलों से अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार प्रदान किया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सांप्रदायिक या जो पृथक चुनाव मंडल थे उनका पहले की तुलना में विस्तार कर दिया गया। इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी प्रांतों में द्वैत शासन का प्रारंभ करना। अब ये द्वैत शासन व्यवस्था क्या थी, इसका स्वरूप क्या था, किस प्रकार से इसको क्रियान्वित किया गया, इसमें प्रमुख दोष कौन कौन से थे, इसके बारे में अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।